स्टार्ट। हेलो, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस के पॉलिटिकल स्टडीज़ के लेक्चर सीरीज़ में लेकर के फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। और जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिगार्डिंग, और पॉलिटिकल पार्टीज़ में हम लोगों ने स्टार्ट किया था व्हाट इज़ पॉलिटिकल पार्टी, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी, what are the functions of political parties, and how many prevalent party systems across the world. We have seen the prevalent party system in India also, multi-party system, dual party system, single party system, and we will see that why multi-party system exists in India. Okay, we have seen the challenges regarding the political parties, and today we will cover the basic reforms which has been recommended by the Election Commission of India, which has been recommended by the Supreme Court of India, which has been recommended by the Election Commission, and also we have to suggest some reform regarding changes in the political parties. Okay. Along with that, in this lecture we will also going to deal with what are the parameters that decide the particular party is a national party or a state party. Okay, and we will also study about the role of Election Commission of India. Okay, we will also deal with some national parties. Okay, how many national parties in India, उसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। स्टेट पार्टीज के भी रोल्स एंड फंक्शंस को थोड़ा सा पढ़ेंगे, और कैसे कोalition गवर्नमेंट में इन पार्टीज का रोल ऑफ फंक्शन होता है। ओके, तो सबसे पहले कल हमने पढ़ा है चैलेंजेस रिगार्डिंग पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, तो चैलेंजेस में हम लोगों ने पढ़ा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो डिफरेंट चैलेंजेस फेस कर रही हैं, जिनमें उनमें सुधार की आवश्यकता होनी चाहिए। सबसे पहले हमने चैलेंजेस में पढ़ा कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। सेकंड चैलेंजेस वी हैव स्टडीड अबाउट रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर। थर्ड हमने पढ़ा करप्शन, डायनेस्टिक सक्सेशन, एंड देर इज नो मीनिंगफुल चॉइस फॉर द वोटर्स। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कुछ रिफॉर्म्स के बारे में। ओके, रिफॉर्म्स फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज, अब देखिए तीन बेसिक रिफॉर्म्स के बारे में हम पहले पढ़ेंगे, जिनके प्रोविजंस आपको जानने चाहिए। पहला बेसिक जो आपका रिफॉर्म है पॉलिटिकल पार्टीज में, वो एक लॉ के द्वारा है। ये इसको बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ, अब थोड़ा समझ जाइएगा पहले। ये एंटी डिफेक्शन लॉ ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के अकॉर्डिंग है, और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न में 50 सेकंड अमेंडमेंट है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। 50 सेकंड अमेंडमेंट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये किस में है? हमारे संविधान में है। समझने वाली बात ये है कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है और किस चीज़ के लिए ये प्रिवेंट करता है। ये प्रिवेंट करता है, एंटी डिफेक्शन लॉ के कारण ये प्रिवेंट करता है। प्रिवेंट किसको करता है? प्रिवेंट इसको करता है कि मान लीजिए जो भी इलेक्टेड मेंबर, चाहे वो एमपी हों या एमएलए हों, अगर एमपी या एमएलए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्ट होकर के आते हैं, मतलब इनकी बात करेंगे ये इलेक्टेड है, तो इलेक्टेड होने के बाद अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्टेड हैं तो दे कैन नॉट ज्वाइन एनी अदर पॉलिटिकल पार्टीज। ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज में जंप नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि ये दल नहीं बदल सकते। निर्वाचित होने के बाद, चुनने के बाद ये दल को नहीं बदल सकते। अगर दल को बदला जाएगा तो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इनका जो भी इलेक्टेड, दे आर बीइंग इलेक्टेड एज ए एमपी और एमएलए, तो इनके रिकॉग्निशन को डिबार कर दिया जाएगा। ओके, इस तरीके से ये कानून है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि अगर कोई भी कैंडिडेट एज ए एमपी और एज ए एमएलए इलेक्टेड होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, तो ही और सी कैन नॉट चेंज इट्स पॉलिटिकल पार्टी। ओके, अपने पॉलिटिकल पार्टी को बदल नहीं सकती। दल बदल कानून ये जो है, दल को बदला नहीं जा सकता, इसलिए ये प्रमोट करता है एंटी डिफेक्शन लॉ, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। ध्यान रखिएगा, 50 सेकंड अमेंडमेंट्स हैं। ओके, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। दूसरा,
मैं दूसरा जो आपको प्रोविज़न लेके आ रहा हूँ ये है आपका एफिडेविट। अच्छा, एफिडेविट को किसने लेके आया है? एफिडेविट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। अब ये एफिडेविट है क्या? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये बिल्कुल क्लियरली नोटिफाई किया है कि अगर कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन में कंटेस्ट खड़ा होता है तो वो एक एफिडेविट, एक एग्रीमेंट साइन करेगा और उसमें अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के साथ साथ अपने धन या संपत्ति के बारे में सभी जानकारी देगा। ठीक है, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के साथ साथ सारी जानकारियां देगा, उसे कहते हैं एफिडेविट फाइल करना। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रोविजन आया है कि पॉलिटिकल पार्टीज में अगर कोई भी इलेक्टेड कैंडिडेट अगर स्टैंड हुआ है टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन तो वो एक एफिडेविट फाइल करेगा और एफिडेविट में सारी जानकारियां देगा। किस पे? क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के बारे में और अपने बिल्स के बारे में सारी जानकारियां वो देगा, चाहे वो चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो। तीसरा जो ग्रेटेस्ट रिफॉर्म है इंडिया के रिगार्डिंग पॉलिटिकल पार्टीज में, उसमें आपका आता है, पहला हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा हो गया सुप्रीम कोर्ट, तीसरा हो गया आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रोल प्ले करता है और यह कहता है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो एक तो ये इंटरनल इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे और दूसरा जितना भी ये फंड रेस करते हैं। आप ये जानते हैं कि दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा पैसा कहीं खर्च होता है, खासकर इंडिया में अगर हम बात करूं, तो वो इलेक्शन में खर्च होता है। तो इलेक्शन का फंड कहाँ से आता है, ये फंड कहाँ से रेज करते हैं, उस फंड की पूरी जानकारी इनको देना होगा और साथ ही साथ इनकम टैक्स रिटर्न, ये कितना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, इनकी भी जानकारी इनको देना होगा। तो तीन लीगल प्रोसीजर्स जो लीगल टर्म्स में आपके रिफॉर्मेशन पढ़ा, पहला है आपका एंटी डिफेक्शन लॉ जो प्रिवेंट करता है कि कोई भी इलेक्टेड एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एक बार चुनने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में जंप नहीं कर सकते, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। दूसरा ये है एफिडेविट, एफिडेविट के थ्रू ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये चीज़ें आपके इंप्लीमेंट किया है कि कोई भी अगर कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा होता है तो उसको एफिडेविट के जरिए आप अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के बारे में और अपने बिल्स और प्रॉपर्टीज़ के बारे में चीज़ें जानकारी साझा करनी पड़ेगी। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह किया है कि पॉलिटिकल पार्टीज में इंटरनल इलेक्शंस होंगे, इंटरनल्स चीज़ें डेमोक्रेटिक वे में होंगी। साथ ही साथ जो फंड रेज कर रहे हैं उनके साथ साथ फंड रेज करने के अलावा इनकम टैक्स रिटर्न जो उन्होंने किया है उसको आपको बताना पड़ेगा। दैट इज द मैंडेटरी प्रोविजन दैट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड इट हैज़ बीन सजेस्टेड एंड रिकमेंडेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये लीगल प्रोविजंस की मैं बात कर रहा हूँ। अब एज अ सिटीजन्स हम कौन से रिफॉर्म्स को इनको सजेस्ट कर सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को हम एज अ सिटीजन कौन कौन से रिफॉर्म हम सजेस्ट कर सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज में ये रिफॉर्म होने चाहिए। सबसे पहला यहां मैं लिख देता हूं एडिशनल रिफॉर्म्स। एडिशनल रिफॉर्म्स मतलब हम कौन कौन से रिफॉर्म इसमें सजेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहला हम ये रिफॉर्म सजेस्ट कर सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज का जो अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के कॉन्स्टिट्यूशंस हैं लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन को उस तरीके से फॉलो नहीं किए जाते। तो पॉलिटिकल पार्टीज का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और उस कॉन्स्टिट्यूशन को जैसे वो एजेंडा की तरह आते हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत आते हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। फॉलो कैसे करना चाहिए? डेमोक्रेटिक सेटअप में जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जाता है उसी तरीके से ये मैंडेटरी हो कि ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें। दूसरा मेजर रिफॉर्म्स जो आपको नजर आता है कि इट हैज बीन, यूं कहें कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये बिल्कुल फिक्स करें कि 33% जब ये सीट एलोकेट कर रहे हैं, कैंडिडेट जब सेलेक्ट कर रहे हैं टू कंटेस्ट इलेक्शन, तो 33% सीट किसको दिए जाए? वुमेन को दिए जाए। तो वुमेन का पार्टिसिपेशन होना चाहिए इलेक्शन को, कैंडिडेट एज अ सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट वुमेन्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए 33% एंड इट मस्ट बी डन बाय द ईच एंड एवरी पॉलिटिकल पार्टी, सारे पॉलिटिकल पार्टीज में। ओके। थर्ड, जो पॉलिटिकल पार्टीज के इंटरनल प्रोसीजर्स होते हैं सिलेक्शन, तो इंटरनल प्रोसीजर्स को थोड़ा सा क्या किया जाए, इसको आपको लोगों के सामने रिवील किया जाए। टू रिवील द इंटरनल कॉन्फिडेंशियल
प्रोसीजर्स। तो इस कॉन्फिडेंशियल प्रोसीजर्स को जब हम रिवील करने की बात कर रहे हैं तो रिवील की जगह अगर एक मैं वर्ड लिखूं ट्रांसपेरेंसी रखना, लोगों के सामने अगर आप ट्रांसपेरेंसी रखेंगे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर तरीके से लोग आपके साथ कनेक्ट कर पाएंगे। और पॉलिटिकल पार्टीज एक ट्रांसपेरेंसी के साथ आई। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज दावा करते हैं कि हम ट्रांसपेरेंसी के साथ आते हैं, जैसे आम आदमी पार्टी, वो अपने आप को दिखाती है कि पहले जब शुरू में आई थी तो कहते थे कि हम 100 डेज का ये हमने काम किया है और ये आपके सामने रहा, तो अपने आप को ट्रांसपेरेंट बनाने का प्रयास करती हैं। इस तरीके के रिफॉर्म सारे पॉलिटिकल पार्टीज को लेके आने चाहिए। एक और लास्ट में अगर बात करना चाहूंगा, जिस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत वो चुनाव लड़ते हैं और सेलेक्ट होते हैं, उन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम्स को कम से कम पॉलिसीज को बनाना चाहिए और उसके रिगार्डिंग इंप्लीमेंटेशन करना चाहिए। एंड दैट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिशनल रिफॉर्म्स विच हैज बीन सजेस्टेड बाय अ सिटीजन ऑफ इंडिया टू द पॉलिटिकल पार्टीज। लीगल प्रोसीजर्स हमने पहले ही पढ़ लिया है। तो अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज के रिगार्डिंग रिफॉर्मेशन को पढ़ें तो पहला हो जाएगा आपका एंटी डिफेक्शन लॉ, दूसरा हो जाएगा एफिडेविट मस्ट बी फाइल्ड बाय द कैंडिडेट, और थर्ड हो जाएगा आपको इनकम टैक्स रिटर्न मस्ट बी फाइल्ड बाय द ईच एंड एवरी पॉलिटिकल पार्टीज इन फ्रंट ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एडिशनल रिफॉर्म में हम लोगों ने पढ़ा कि हर एक पॉलिटिकल पार्टीज का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और उसको फॉलो करें। दूसरा हमने पढ़ा कि ईच एंड एवरी पॉलिटिकल पार्टीज जब भी सीट एलोकेट करती हैं तो कम से कम 33% सीट प्रोवाइड करना चाहिए किसको, वुमेन को। थर्ड हमने देखा कि ट्रांसपेरेंसी लेके आना चाहिए, चाहे जितने भी इंटरनल प्रोसीजर्स हैं उनके, चाहे वो सीट एलोकेशन फॉर द कैंडिडेट हो या टॉप लीडर्स के रिगार्डिंग जो आप चुनाव करते हैं, चाहे वो हेड का चुनाव हो, सेक्रेटरी का चुनाव हो, तो उसके रिगार्डिंग आप ट्रांसपेरेंसी रखें। साथ ही साथ लास्ट में हमने देखा कि जो भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम या एजेंडा के तहत आप आते हैं तो उनको उसके रिगार्डिंग आप पॉलिसीज फॉर्मुलेट करें और पॉलिसीज फॉर्मुलेट करने के बाद उस चीज़ों को इंप्लीमेंट करें। ओके, दैट्स ऑल फॉर द रिफॉर्मेशन पॉलिसीज। ओके, जो नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट है हम जो पढ़ने वाले हैं कि कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसके अकॉर्डिंग्स हम किसी भी पार्टी को ये कहते हैं कि दैट पार्टी इज अ नेशनल पार्टी एंड दैट पार्टी इज अ स्टेट पार्टी और अ रीजनल पार्टी। नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी और रीजनल पार्टी। ठीक है, ध्यान से ये थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, इलेक्शन कमीशन का रोल इसमें सबसे ज़्यादा होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी है या आप कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो इलेक्शन कंडक्ट कराती है और किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को एक यूनिक सिंबल देती है। और यूनिक सिंबल के बाद अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव लड़ना है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में उसको रजिस्टर करवाना पड़ता है, और जब यूनिक सिंबल इसको दिया जाता है तो वो पार्टी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी कहलाती है। रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी कहलाती है, क्योंकि रिकॉग्नाइज्ड कौन करता है, अथॉराइज्ड कौन करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ऑलराइट, इसमें अगर इंडिया की बात करें तो करंटली इंडिया हैज 750 पॉलिटिकल पार्टीज, स्टेट एंड नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये आप समझने का प्रयास करिएगा। तो फिर कैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पार्टी हो जाती है, ध्यान रखिएगा। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पार्टी बनने के लिए 6% वोट उसे लेके आना पड़ेगा ऑफ टोटल वोट्स। 6% वोट ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा इलेक्शन हो रहा है तो उसमें कम से कम 6% वोट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का होना चाहिए, और 6% वोट इन स्टेट असेंबली। किसमें? असेंबली इलेक्शन। असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट, कम से कम 4 स्टेट में 6% वोट असेंबली इलेक्शन में आने चाहिए। असेंबली इलेक्शन विधानसभा वाले चुनाव में कम से कम 6% वोट 4 स्टेट में आने चाहिए, या लोकसभा जो सांसदीय वाला चुनाव होता है उसमें 6% वोट कम से कम ये गेन करे, अथवा लास्ट एक ऑप्शन और है, 4 सीट्स इन लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा इलेक्शन या कम से कम 4 सीट तो लोकसभा इलेक्शन में ये गेन करें, तो उस पार्टी को हम कहेंगे नेशनल पार्टी। फिर स्टेट पार्टी में आ जाते हैं, फिर वही सेम प्रोसीजर है कि 6% टोटल वोट्स इन स्टेट असेंबली,
6% वोट होना चाहिए स्टेट असेंबली में, और दूसरा है कम से कम 2 सीट्स इन स्टेट असेंबली। अब अगर आप करेंटली फिर से आपको याद दिला दूं, पैरामीटर्स क्या हैं जो इलेक्शन कमीशन ने सेट किया हुआ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। कोई भी पार्टी नेशनल पार्टी तब होगी जब 6% टोटल लोकसभा इलेक्शन के वोट का 6% वोट मिले, अथवा 6% वोट मिले असेंबली इलेक्शन का, किसमें, कम से कम 4 राज्यों में। दूसरा यह है कि एटलीस्ट 4 सीट मिलनी चाहिए लोकसभा इलेक्शन में। स्टेट पार्टी कौन सी पार्टी है? स्टेट, और इसको एक और वर्ड में आप कहते हैं रीजनल पार्टी। ध्यान रखिएगा, स्टेट और रीजनल पार्टी। स्टेट और रीजनल पार्टी कोई तब बनती है जब 6% टोटल वोट उसको मिले असेंबली इलेक्शन में, या कम से कम एटलीस्ट 2 सीट्स मिले स्टेट असेंबली में। ओके, अब करेंटली हम बात कर लेते हैं कि भारत में कितनी नेशनल पार्टीज हैं। हाउ मेनी नेशनल पार्टीज आर करेंटली इन इंडिया? नेशनल पार्टीज। देखिए, ये जो डेटा है ना, ये बोर्ड सिनेरियोस का, तो बहुत सारी नेशनल पार्टीज आपकी बनती रहती हैं और खिसकती भी रहती है। जैसे आपने देखा होगा मिजो नेशनल फ्रंट, नॉर्थ ईस्ट की पार्टी है। पहले वो नेशनल पार्टी हुआ करती थी, लेकिन करंटली वो नेशनल पार्टी नहीं है। तो बेसिक फंडामेंटल नेशनल पार्टीज इंडिया की कितनी है? सबसे पहली हम बात कर लेते हैं INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, द मोस्ट ओल्डेस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली इंडिया, इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे पुरानी पार्टी है। इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इन 1885 बाय ब्रिटिशर। एक ब्रिटिशर था जो इसको एस्टैब्लिश किया था, उसका नाम ही होता है A.O. ह्यूम। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मैं इसके इतिहास में लेके जाना चाहूँगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इसलिए एस्टैब्लिश हुई थी क्योंकि अंग्रेजों से बात करने के लिए और नॉर्मल सिटीजन ऑफ इंडिया से बात करने के लिए बीच में कोई लिंक नहीं था, इंटरमीडिएट नहीं था। तो इस पार्टी को एस्टैब्लिश किया गया कि बीच में INC रहेगी, इधर इंडियन सिटीजन अनसिविलाइज्ड लोग रहेंगे। वैसे आपको बता दूं, इंडिया का मतलब होता है अनसिविलाइज्ड, तो इंडियन का मतलब अनसिविलाइज्ड लोग, और इधर ये ब्रिटिशर्स रहेंगे। तो जो इस पॉलिटिकल पार्टी में रहेगा वो इंडियंस लोगों की समस्याओं को सुनेगा और इसे बहुत अच्छे फॉर्मल तरीके से ब्रिटिशर्स तक पहुंचाएगा। सिर्फ इतना काम था ये। ओके, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो ये सेकुलरिज्म को प्रमोट करती है। इसका बेसिक एजेंडा है सेकुलरिज्म को प्रमोट करना। सेकुलरिज्म एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है और वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को प्रमोट करती है। वीकर सेक्शन, और वीकर सेक्शन में अब बात करूं तो गरीबों की बात करूं, किसानों की बात करूं या किसी की बात करूं, तो ये मेजॉरिटी 2 सेक्शंस को प्रमोट करती है हमेशा। इनका एजेंडा ही है सेकुलरिज्म और वीकर सेक्शन। और आप ये कहें ना कि ये सेंट्रल लेफ्टिस्ट है। एक तो ये सेंट्रल में है, वो आपने फ्रांस वाला थोड़ा सा सुना होगा, इतना कॉन्सेप्ट मैं लेके नहीं जाऊंगा। जो लेफ्टिस्ट पार्टी है वो मॉडर्न चीज़ों को अपना लेती है। जो राइटिस्ट पार्टी होती है वो पुराने विचारधाराओं को अपनाती है, और पुराने विचारधाराओं में भारत में अगर आएगी तो बीजेपी आ जाएगी। एंशिएंट कल्चर एंड ह्यूमैनिटीज़ को मानती है। सेकंड पॉलिटिकल पार्टी जो इंडिया की नेशनल पार्टी है वो है भारतीय जनता पार्टी। इसके बारे में आपको बेसिक फैक्ट बताना चाहूँगा। दुनिया की द ग्रेटेस्ट पार्टी अक्रॉस द वर्ल्ड, दुनिया की, इन टर्म्स ऑफ फॉलो मेंबर्स, इन टर्म्स ऑफ एक्टिव मेंबर्स, इन टर्म्स ऑफ लीडर्स, ये दुनिया की सबसे ग्रेटेस्ट पार्टी है। एंड इट हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड इन 1980 बाय द संस्थापक फाउंडर मेंबर वाज अटल बिहारी वाजपेयी एंड आई थिंक दैट दीनदयाल उपाध्याय, अलॉन्ग विथ दैट फेलो, क्या नाम है उनका, आपका लाल कृष्ण आडवाणी। 3 लोग थे फाउंडर मेंबर, स्पेशली अटल जी का नाम लिया जाता है। और याद रखिएगा ये बीजेपी जो है ना, भारतीय जनसंघ याद रखिएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब थे जो पहले कांग्रेस में थे, लेकिन अलग से एक दल बनाया था जनसंघ। उसकी एक, ये कह सकते हैं, एक एक्सपेंशन है। जनसंघ पहले थी और जनसंघ को थोड़ा सा एक्सपेंड करके भारतीय जनता पार्टी बनाया गया। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी एंशिएंट वैल्यू और कल्चर्स को मानती है, एंशिएंट वैल्यू और कल्चर्स को मानती है, और साथ ही साथ ये हिंदुत्व को प्रमोट करती है। हिंदुत्व, अब हिंदुत्व को इंग्लिश में थोड़ा सा अगर कहें तो कल्चरल नेशनलिज्म को प्रमोट करती है। नेशनलिज्म राष्ट्रवाद, कल्चरल सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को ये बढ़ावा देती है। दूसरी नेशनल पार्टी आ गई। तीसरी नेशनल पार्टी की अगर मैं बात करूं, CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, 1925 MN रॉय,
ध्यान रखिएगा, भारत के सबसे ज़्यादा शिक्षाविद में से एक, एजुकेशनल या कह सकते हैं मोस्ट लर्नेड फेलो, एम एन रॉय, CPI 1925। ओके, ये CPI इंडिया में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा ये पार्टी इंजॉय कर रही है वेस्ट बंगाल में, केरल में और नॉर्थ ईस्ट रीजन में। दूसरी फोर्थ पॉलिटिकल पार्टी जो आपकी नेशनल पार्टी है CPIM, मार्क्सिज्म एंड लेनिज्म। ये अपना मार्क्सिज्म और लेनिज्म थोड़ा सा ये रशियन से भी प्रभावित है, और मार्क्सिज्म आप जानते हैं कार्ल मार्क्स के बारे में, तो ये जनरली इस समय गवर्नमेंट में भी है केरल में, तो केरल में ऑलरेडी इस समय बनी हुई है, तो ये नेशनल पार्टी है आपकी। फिफ्थ नेशनल पार्टी इज योर आम आदमी पार्टी। डोंट फॉरगेट, आम आदमी पार्टी हैज़ मेड सरकार इन पंजाब इटसेल्फ, भगवंत मान, गोवा में भी इनकी सीट्स हैं, और दिल्ली में तो ये हमेशा बने ही रहते हैं, और लगभग हर एक स्टेट में 1-2 सीट बना के रखे हुए हैं नॉर्दर्न रीजन में। तो आपका हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीजेपी, CPI, CPIM, आम आदमी पार्टी। एक पॉलिटिकल पार्टीज और है आपकी जो बहुत ही फेमस है, और वो वही एक पॉलिटिकल पार्टी है जो करंटली में बीजेपी को धूल चटा रही है, और वो अकेले एक आयरन लेडी हैं, AITC, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ममता बनर्जी का शायद आपने नाम सुना होगा, तो ये ममता बनर्जी की पार्टी है, और मुझे फाउंडर डेट एक्चुअली याद नहीं आ रहा है, आई थिंक 1998 है, थोड़ा सा देख लीजिएगा डेटा। तो ये एक आपकी नेशनल पार्टीज़ है, उभरती हुई नेशनल पार्टीज़ है, 6 नेशनल पार्टीज़। आई थिंक कोई एक और नेशनल पार्टीज़ है, ओके, आई गॉट इट। ये है आपकी वो आपने शरद पवार का नाम सुना होगा, शरद पवार, वो महाराष्ट्र के हैं। एनसीपी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह घड़ी जैसे है, वो आपको नजर आता होगा। तो ये 7 नेशनल पार्टीज इंडिया में इस समय एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। अब वही है कि इतनी नेशनल पार्टीज हैं, लेकिन मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि सिर्फ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है, 2 मुख्य पॉलिटिकल पार्टीज के बीच शेयर होता है, और यूं कहें कि दोनों के बीच अच्छे से शेयर भी नहीं होता, दोनों का अपना अपना अलायंस है। बीजेपी का अलायंस है आपका NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें मुझे लगता है करंटली 36 पॉलिटिकल पार्टीज शामिल हैं, और INC की जो अलायंस है UPA, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, इसमें कहते हैं कि मोर देन 100 पॉलिटिकल पार्टीज इसमें सम्मिलित हैं, अपोजिशन पार्टीज का रोल प्ले कर रही हैं। तो मेजॉरिटी इंडिया में बात करेंगे तो इन दोनों के बीच ही पावर एक्सचेंज होता रहता है। और INC की बात करेंगे तो 1977 इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में यूनानिमस राज किया है। इसके बाद कुछ कोalition गवर्नमेंट का समय आया, और उसके बाद बहुत समय बीच में भी आया कि 1980 से लेकर के 1989 तक फिर उन्होंने एक छत्र राज किया है, तो इसके बारे में भी है, उसके इतिहास अपना है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पर ये मुख्य रूप से आपकी नेशनल पार्टीज़ हैं। स्टेट पार्टीज़ का अपना अस्तित्व है, कभी कभी स्टेट के कुछ ऐसे अपने इंटरेस्ट हो जाते हैं जिसमें नेशनल पार्टीज़ उसमें ज़्यादा दखल नहीं दे पाती, और अब स्टेट का अपना ही एक महत्व है जो नेशनल पार्टीज़ के साथ कोalition गवर्नमेंट बनाती हैं और उसके साथ साथ पावर को एंजॉय करती हैं। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें इस पॉलिटिकल पार्टीज़ के लेक्चर्स में हम लोगों ने कवर किया। आई होप ये लेक्चर्स आपको पसंद आएगा, इन्फॉर्मेटिव लगेगा, और कोई अगर सजेशंस है तो प्लीज़ गिव मी योर सजेशंस, एंड टिल देन स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।